रात के 1 बजे हैं। कोटा में किसी हॉस्टल के कमरे में एक लड़का बैठा है। सामने किताब खुली है केमिस्ट्री की, बगल में चाय का गिलास। चौथा वाला आंखें बंद हुई जा रही हैं पर सो नहीं सकता, पेपर सर पर है। तभी फोन बजता है। एक रील है, कोई बुजुर्ग खाट पर लेटे हुए, कई दिन से कुछ खाया नहीं। लड़का देखता है, फिर से देखता है और आगे भेज देता है अपने ग्रुप में। और उस 1 सेकंड में उसके सीने में जो हुआ ना, वो बिल्कुल असली था। बस यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। और पहले ही बता दूं, ये कहानी उस लड़के के खिलाफ नहीं है। ये कहानी उसी के लिए है, उसको समझाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि वो जो देख रहा है वो सच नहीं है, और ये कि उसके पीछे का सच कुछ और ही है। देखिए, बात थोड़ी लंबी है और कहीं कहीं उलझी हुई भी लगेगी, लेकिन मेरी तरफ से 2 वादे करती चलूं। एक, मैं वैसे ही बोलूंगी जैसे घर में बोलते हैं, कोई भारी शब्द नहीं। और 2, जहां भी बात कहूंगी उसका प्रूफ स्क्रीन पर दिखा दूंगी, चाहे फिर वो किताब हो या कागज या फाइल या कोई वीडियो। आपसे नहीं कहूंगी कि आपको मेरा यकीन करना ही है, बस ये वीडियो देखना है अंत तक। चलिए, अच्छा पहले एक सवाल, ये जुलाई का महीना आपका कैसा गया? मतलब फोन पर कैसा गया? याद कीजिए, पहले भारत बंद के पोस्टर आए 15 जुलाई वाले, फिर भूख हड़ताल की रील्स एक के बाद एक, फिर वो एक जैसे बने हुए बैज पानी वाले रंगों में, और फिर संसद चलो 20 जुलाई के दिन। और ये सब सिर्फ रील न्यूज़ वाले पेजों पर नहीं आया, उन पेजों पर भी आया जो परसों तक ये बता रहे थे कि लिपस्टिक के शेड कितने होते हैं, पैसे कैसे बचा सकते हैं, पनीर बटर मसाला में टमाटर और काजू का प्रोपोर्शन क्या रहे, या फिर जिम में वजन घटाने का असली तरीका क्या है, और केवल उन्हें ही क्यों पता है। अब हो सकता है ये सब अपने आप हुआ हो, पर एक बार, बस एक बार ये पूछने में क्या जाता है, इतना सब एक साथ एक ही हफ्ते में ऐसा कैसे? इस सवाल का जवाब आज का नहीं है, इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा, बहुत पीछे, उस जमाने में, आपके दादाजी के जमाने में। क्योंकि उस जमाने में दुनिया के भी 2 दादा थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, यानी आज का रूस और उसके साथी। दोनों में ठनी रहती थी, जिसे दुनिया भर के विद्वान कोल्ड वॉर कहते थे। और दोनों की नज़र उन देशों पर थी जो नए नए आज़ाद हुए थे। और उनमें सबसे बड़ा कौन था? जी, अपना ही देश, अर्थात भारत, दैट इज इंडिया। अब रूस की जो जासूसी एजेंसी थी ना, नाम सुना होगा आपने, केजीबी। हाँ, वही फिल्मों वाली, असली थी और बहुत बड़ी थी। तो उसी केजीबी के दफ्तर में एक बाबू बैठता था जिसका काम था फाइलें संभालना। नाम था वसीली मित्रोकिन। और इस आदमी ने सालों तक चुपचाप एक काम किया, जो जो गुप्त फाइल उसके हाथ से गुजरी उसने उसकी नकल उतार ली अपने हाथ से। सोचिए जरा, हजारों पन्ने हाथ से। फिर जब सोवियत संघ टूटा तो ये बाबू वो सारी पन्ने और रिकॉर्ड्स लेकर इंग्लैंड चला गया और वहां कैम्ब्रिज के एक इतिहासकार के साथ मिलकर किताब छाप दी, द मिथ्रोकिन आर्काइव। 2005 में उसका दूसरा हिस्सा आया और उसमें हिंदुस्तान पर पूरा चैप्टर है। और उस चैप्टर में जो लिखा है ना, ध्यान से सुनिए और ये भी याद रखिए, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रही, ये केजीबी की अपनी फाइलों के दावे हैं जो उनके अपने आदमी ने बाहर निकाले। किताब कहती है यहाँ के चुनावों में पैसा गया। किताब कहती है नकदी सूटकेसों में जाती थी। किताब ये भी कहती है कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए उनके कागजों में एक कोड नेम रखा हुआ था, और एक आंकड़ा है सिर्फ 1 साल का, 1972 का। किताब का दावा है कि उस 1 साल में उन्होंने हिंदुस्तानी अखबारों में हजारों लेख छपवाए, अपनी मर्जी के लेख, आम खबर की शक्ल में। मीडिया बिका हुआ था। तब किसी ने उसे गोदी मीडिया नहीं कहा, क्योंकि सबको उनका हिस्सा आ जाता था। अब एक ईमानदारी की बात सुनिए, ये फाइलें केजीबी के जासूसों ने अपने अफसरों के लिए लिखी थी, और जासूस अपनी रिपोर्ट में नंबर बढ़ा के लिखते हैं, जैसे हम रिज्यूमे में लिखते हैं। तो गिनती पे मत जाइए, इस बात पे जाइए कि मॉस्को में बैठे लोग मानते थे कि हिंदुस्तान के अखबारों और नेताओं में उनकी इतनी चलती है। सिर्फ ये भरोसा, सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। खैर, ये तो हुई एक तरफ की बात। अब दूसरी तरफ सुनिए, अमेरिका। और यहां तो कमाल ही हो गया। यहां हमें किसी भागे हुए जासूस की जरूरत ही नहीं है। यहां के जो एम्बेसडर थे हिंदुस्तान में,
70 के दशक में म्योनिहन साहब वो रिटायर होकर किताब लिख गए 1978 में अ डेंजरस प्लेस, और उस किताब में खुद लिखते हैं कि हाँ, हमने हिंदुस्तान के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया था। कम्युनिस्ट को रोकने के लिए केरला का नाम तक लिखा है पन्ने पर, खुद लिखा है भाई अपनी किताब में अपने नाम से, फिर भी इसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कह दोगे। लिखा यह भी था कि नेहरू के दफ्तर के हर फाइल की उनको जानकारी होती थी। अब 2 सेकंड रुकिए और जो अभी सुना उसे एक साथ देखिए। अमेरिका और रूस जानी दुश्मन, जिंदगी में कभी एक कमरे में साथ नहीं बैठे और दोनों अपने ही कागजों के हिसाब से एक ही देश में एक ही वक्त पैसा और खबरें चला रहे थे, राजनीति और तब के कांग्रेस नेताओं को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आज तक किसी ने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। कद्दू कट रहा था, सभी में बट रहा था। अच्छा, 2 का जिक्र हो गया, तीसरा भी सुन लीजिए। चीन, तारीख नोट कीजिए 7 अगस्त 2008, जगह बीजिंग। उस दिन कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक लिखित समझौता हुआ। पार्टी और पार्टी के बीच, सरकारों के बीच नहीं। उस वक्त की खबरों में छपा कि मकसद है ऊंचे स्तर पर जानकारी और सलाह मशवरे का लेन देन। दस्तखत के वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे और शी जिनपिंग भी। तस्वीरें छपी, खबरें छपी, और जो बात मुझे अंदर से खाती है वो सुनिए। 18 साल हो गए, 18 साल, और आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि उस कागज के अंदर लिखा क्या है। 2020 में जब गलवान में हमारे जवान शहीद हुए, उन्हीं दिनों एक याचिका सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि इसकी जांच हो। कोर्ट ने उस रास्ते में मामला नहीं उठाया, बात वहीं रह गई। ठीक है, अदालत की अपनी मर्यादा है, पर एक सीधा सवाल तो बनता है। कहते हैं सांच को आंच नहीं, तो जो कागज दिखाने में कुछ जाता ही नहीं, वो 18 साल से दिखाया क्यों नहीं गया? फायदा किसका है इस चुप्पी से? और इसी के आसपास कुछ और चीजें लिखी हुई मिलती हैं। लिखी हुई मतलब कागज पर। गांधी परिवार से जुड़ी संस्था है राजीव गांधी फाउंडेशन। उसकी अपनी सालाना रिपोर्ट में दर्ज है कि उसे चीनी दूतावास से चंदा मिला, और 2022 में भारत की सरकार ने इस संस्था का विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस रद्द कर दिया। लाइसेंस वाली बात अभी नोट कर लीजिए, आगे ठीक से आपको समझाएंगे। और एक बिल्कुल ताजा तारीख, 9 जुलाई इसी महीने की, दिल्ली में चीनी दूतावास ने अपनी पार्टी की 105वीं सालगिरह का जलसा रखा। कौन कौन गया उसमें? खुद मेजबानों की वेबसाइट पर नाम छपे हैं, और उनमें हमारे बड़े वामपंथी नेता भी हैं। और उस जलसे के 2 दिन के अंदर संसद तक मार्च का ऐलान हो गया, ठीक उस दिन के लिए जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना है। मैं कुछ जोड़ नहीं रही हूं, तारीखें खुद बोल रही हैं, वक्तव्य खुद गवाह है। और अब एक और बात सुनिए, जरा निजी है। 2011 का जंतर मंतर याद है? भ्रष्टाचार वाला आंदोलन, उस भीड़ में हम भी खड़े थे। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले क्लास छोड़ के गए थे, नारे लगाए थे, रोए भी थे, सच में यकीन किया था। और अब ये तारीखें देखिए जो बाद में समझ आई। 2006 एक एनजीओ वाले को, अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, उस कैटेगरी में जो एक अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चलती थी। 2011 वही जंतर मंतर का मंच, और 2013 दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई उन्हें चला रहा था तब या अब, मैं बस इतना कह रही हूं, एक आम आदमी को आसमान तक ले जाने वाली सीढ़ी इस देश में पहले बन चुकी है, और उस सीढ़ी पर भीड़ का रोल हम खुद निभा चुके हैं। शायद इसीलिए ये कहानी सुनाने का हक भी सबसे ज्यादा हम ही को है। फिर आया 2014 और धीरे धीरे कुछ बदला। आपने खुद देखा है, तो गिनाऊंगी नहीं, बस छूती चलूंगी। हथियार यहाँ के कारखानों से निकलने लगे। रूस का तेल अपनी शर्तों पर आया। जब आधी दुनिया आंखें दिखा रही थी, समंदर में नए ठिकाने बनने लगे। धमकियों के जवाब मोल भाव से दिए गए, सर झुका के नहीं। आप इस सरकार को पसंद करें न करें, वो आपका वोट है, आपका हक है। पर एक बात पर बहस नहीं हो सकती, दिल्ली में जो फोन पहले एक रिंग में उठ जाता था, वो उठना बंद हो गया। अब खुद सोचिए, जिनकी 70 साल से यहाँ चलती थी, उनको ये नया भारत कैसा लगा होगा। रस्सी जल गई थी पर बल नहीं गया था। पुराने खिलाड़ी गए नहीं थे, बस अब उन्हें बाहर से जोर लगाना था। हर कोई अपनी वजह से, अपनी बैठक की जरूरत, फिर वही बात थी ही नहीं। अच्छा, इतिहास हो गया, अब आज पर आते हैं।
और आज की बात मैं एक कागज से शुरू करूंगा, क्योंकि 100 बातों से एक पेपर भारी होता है। अमेरिका में एक नियम है, जो भी संस्था चंदे पर चलती है उसे हर साल सरकार को एक फॉर्म भरना पड़ता है, और कानून कहता है कि यह फॉर्म छिपाया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी कहीं से भी इसे पढ़ सकता है। तो हमने पढ़ा। उस फॉर्म में एक जगह बताना होता है कि सबसे ज्यादा पैसा किन बाहर वालों को दिया गया, और एक अमेरिकी संस्था के फॉर्म में सबसे ऊपर जो नाम है वो न्यूयॉर्क का नहीं है, दिल्ली का है। थिंकलैब नाम की कंपनी का, पता ग्रेटर कैलाश, रकम करीब 4.5 करोड़ रुपए। देने वाली संस्था किसके घेरे की? रिकन पटेल नाम के एक्टिविस्ट की, जो दुनिया के जाने माने कैंपेन प्लेटफॉर्म आवाज को शुरू करने वालों में है। पूरी कड़ी कागजों में है और आपकी स्क्रीन पर है। अब ये दिल्ली वाली कंपनी करती क्या है? ये चलाती है इन्फ्लुएंसर्स का एक जाल, 50,000 से ऊपर लोगों का, उनके अपने दावे के अनुसार। इन्फ्लुएंसर तो आप समझते ही हैं, वही जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं और ब्रांड्स पैसे देकर अपना प्रमोशन करवाते हैं। ये आम धंधा है, बुराई नहीं है इसमें। बुराई तब है जब आप इसी धंधे में राय बेचने लगे। इनके एक प्रोजेक्ट में क्रिएटर्स को हर रील के पैसे मिलते थे और कैप्शन बना बनाया मिलता। नतीजा एक ही जुमला, देश टूट रहा है, पुल गिर रहे हैं, हर्फ ब हर्फ वही कैप्शन, सैकड़ों अलग अलग चेहरों के पेज पर, शब्द एक, चेहरे अलग, और आप तक पहुंचा हर एक इन्फ्लुएंसर्स की अपनी निजी बात बनकर। यहाँ 1 सेकंड रुकिए, उस लड़की की बात कर लेते हैं जिसने इनमें से कोई एक रील बनाई होगी। 23 साल की है, अंधेरी के पीजी में 3 लड़कियों के साथ रहती है। कैमरा EMI पर है, उसे 30 सेकंड की रील के 2000 मिले। स्क्रिप्ट बनी बनाई उसने ले लिए, आप भी लेते, मैं भी शायद ले लेता 23 की उम्र में। वो इस कहानी की विलेन नहीं है। हमारी लड़ाई उस लड़की से है ही नहीं, उससे है जिसने उसकी जुबान किराए पर ली, और वो भी थोक के भाव। और हाँ, इस कंपनी में काम करने वाले कुछ बड़े लोग पहले कहाँ थे, उनके अपने लिंक्डइन पर लिखा है। उस कंसल्टेंसी में जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी काम करती है। मैंने कहा था ना कि हम वही बोलेंगे जो लिखा हुआ है। ये उनकी अपनी लिखी हुई कुंडली है। अब एक सीढ़ी और ऊपर, इसी जुलाई में हमारी टीम ने 3 बड़ी टैलेंट एजेंसीज का एक हिसाब जोड़ा। एक दिल्ली की, एक मुंबई की, एक बेंगलोर की। ये वो कंपनीज हैं जो बड़े ब्लू टिक वाले क्रिएटर्स को संभालती हैं, और इनके क्रिएटर्स ने 3 अलग अलग शहरों में बैठकर एक ही हफ्ते में एक जैसे पोस्टर, एक जैसे टेम्पलेट, यहाँ तक कि एक ही वीडियो क्लिप अपनी स्टोरीज पर लगाई। अब आप बताइए, अगर ये सब पैसे लेकर हुआ था तो वो पेड पार्टनरशिप वाला ठप्पा कहाँ था जो नियम मांगते हैं? और अगर बिना पैसे के हुआ तो 3 शहरों के सैकड़ों लोगों से हूबहू एक जैसा माल एक ही वक्त पर अपने आप कैसे निकल आया? दोनों में से एक जवाब चुन लीजिए, आराम से, मैं रुकता हूं। और अब उस आंदोलन की बात जिसके बैनर तले जंतर मंतर पर धरना है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, छोटा नाम CJP। इसके मुख्य प्रवक्ता हैं दिल्ली के एक पत्रकार सौरभ दास। और अब जो कहूंगा उसमें सिर्फ 2 कागज हैं, दोनों स्क्रीन पर हैं। पहला 2021 की उनकी अपनी पोस्ट, जिसमें वो एक अमेरिकी संस्था का, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन का ग्रांट के लिए शुक्रिया कर रहे हैं। दूसरा उसी संस्था का वही अमेरिकी फॉर्म जिसमें 2024 में फिर उनका नाम है, करीब 7 लाख रुपए। ये संस्था चलाते हैं दिनेश ठाकुर, और इंसाफ की बात, वो कोई छुपे रुस्तम नहीं है, इज्जतदार नाम है। वही विसल ब्लोअर जिनकी गवाही पर दवा कंपनी रैनवैक्सी ने अमेरिका में जुर्म कबूल किया था और हजारों करोड़ का जुर्माना भरा था। उनके ग्रांट्स छुपे नहीं हैं, कानूनी हैं, पत्रकारिता के लिए दिए गए हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 1 रुपया भी किसी धरने में गया है। मेरा सवाल उससे अलग है और साफ है। जरा गिनिए, अब तक क्या क्या देखा। रील बनाने वाले बाहर के पैसे से, एजेंसीज के क्रिएटर्स एक साथ एक सुर में, और आंदोलन की आवाज खुद बाहर की ग्रांट पाने वाले पत्रकार। सीढ़ी का हर डंडा बाहर से क्यों जुड़ता है? बस यही सवाल है, और ये सवाल पूछने के लिए किसी से नफरत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आंखें खोलनी पड़ती हैं। अच्छा, अब सबसे ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी अरबपति। इनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दुनिया भर में एक्टिविज्म और पत्रकारिता पर अरबों रुपए लगाती है। फरवरी 2023 म्यूनिक का एक बड़ा जलसा, कैमरा चालू है और सोरोस साहब हिंदुस्तान पर बोलते हैं। वे कहते हैं कि अडानी मामले में मोदी की सरकार पर पकड़ कमजोर हो सकती है, और इससे हिंदुस्तान में उनके अपने शब्द डेमोक्रेटिक रिवाइवल का रास्ता खुल सकता है। This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door
to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जरा ठहरिए, किसी भी जांच में सबसे मुश्किल क्या होता है? नियत साबित करना। यहाँ नियत खुद माइक पर बोल दी गई। और वो अडानी वाली खबरें बार बार आती कहां से थी? एक बड़ा हिस्सा एक नेटवर्क से, नाम है OCCRP, दुनिया भर के खोजी पत्रकारों का समूह। इनका कुछ काम सच में अच्छा है, मैं ये खुले दिल से कह रहा हूं, पर इनकी अपनी वेबसाइट पर जहां ये अपने मददगार गिनाते हैं, वहीं सोरोस की संस्था का नाम भी दर्ज है। तो अब 3 चीजें एक लाइन में रखकर देख लीजिए। नियत माइक पर, पैसा उनके अपने पेज पर, और खबरें आपकी फीड पर। लाइन मैं नहीं खींचूंगा, आप खुद खींचिए। और वो लाइसेंस वाला वादा भी पूरा कर दूं। हिंदुस्तान में विदेशी चंदे का एक कानून है, FCRA। कौन बाहर से पैसा ले सकता है, किस बैंक में कितनी जानकारी देकर, सब यही तय करता है। और कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जो देश 70 साल वो सब झेल चुका था, जो आपने अभी सुना, उसने फूंकना शुरू कर दिया है। 2016 में सोरोस की संस्था उस लिस्ट में डाली गई जिसके पैसे पर पहले इजाजत लगती है। 2020 में कानून को और कसा गया और 2025 में जांच एजेंसी ईडी ने एक मामला खोला। इल्जाम है कि करीब 300 करोड़ रुपए बगल के रास्तों से यहां भेजे गए। और मेरा शब्द सुन लीजिए, इल्जाम। मामला चल रहा है, फैसला नहीं आया। हम तो केवल कागज पढ़ते हैं, फैसले नहीं सुनाते। पैसा हो गया, अब आखिरी सवाल बचता है, ये सारा हुनर, भीड़ जुटाने का, माहौल बनाने का आता कहाँ से है? इसके लिए एक छोटे से देश की कहानी सुनिए। सर्बिया यूरोप में है। साल 2000 में वहाँ एक तानाशाह बैठा था, मिलोसेविच, जिस पर बाद में दुनिया ने जंगी जुर्मों का मुकदमा चलाया। उसे किसी फौज ने नहीं गिराया, छात्रों के आंदोलन ने गिराया। और उस आंदोलन के जो नौजवान अगुआ थे, उनमें एक का नाम था सर्जा पोपोविच। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। ये आदमी जीत के घर नहीं बैठा, इसने इस काम का एक स्कूल खोल दिया बेलग्रेड में, नाम कैनवस। ये स्कूल दुनिया भर के एक्टिविस्ट को सिखाता है कि बिना गोली चलाए सरकारों पर दबाव कैसे बनाते हैं। और मजे की बात, इस स्कूल का सिलेबस कोई राज नहीं है, बाकायदा किताब है पोपोविच की अपनी लिखी हुई, ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन। आज रात अमेज़न पर आपको मिल जाएगी। फिर एक और किताब आई, पूरी की पूरी सिर्फ एक चाल पर, उस चाल पर अभी आते हैं। और अमेरिकी रेडियो पर पोपोविच ने अपने स्कूल का काम एक लाइन में बताया था। बोले, हम इन लोगों को औजार देते हैं, ये नहीं बताते कि ये करो या वो करो। ये लाइन याद रखिए, क्योंकि मेरी पूरी बात का दावा भी बस इतना ही है, औजार बटे, चलाने वाला हर कोई अपना। अब पूछे, इस स्कूल का हिंदुस्तान से कभी वास्ता पड़ा? 2 चीजें छपी हुई हैं। पहली, 2015 में इंग्लैंड के मशहूर अखबार गार्जियन ने पोपोविच पर लेख छापा। उसमें लिखा कि इन्होंने 50 से ज़्यादा देशों के एक्टिविस्ट्स को ट्रेन किया है। और उसी जुमले में आगे लिखा है, इंक्लूडिंग इंडिया, हिंदुस्तान समेत। अखबार का अपना जुमला है, 10 साल से उनके पेज पर पड़ा है, किसी ने ठीक नहीं करवाया। दूसरी, जनवरी 2016, गोवा, एक कॉन्फ्रेंस के मंच पर पोपोविच बैठे हैं और साथ में बैठे हैं योगेंद्र यादव, वही यादव आम आदमी पार्टी बनाने वालों में से एक, बाद में किसान आंदोलन का जाना पहचाना चेहरा। दोनों की पूरी बातचीत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने छापी। विषय उन्हीं के शब्दों में, बड़े अहिंसक आंदोलन खड़े करने का तरीका। छुप के कुछ नहीं हुआ, खुले मंच पर हुआ, छपा हुआ है, बस आज से 10 साल पहले हुआ, और ये बात दर्ज रहनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प काम, किताब खोलिए और साथ में अपनी इस जुलाई वाली फीड। किताब कहती है, आंदोलन किसी एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द खड़ा करो जिसकी तकलीफ देखकर सरकार जालिम लगे। किताब कहती है, एक निशान बनाओ, हर जगह फैला दो ताकि भीड़ खुद को फौज समझे। हमने गिने, 18 बिल्कुल एक जैसे बैज घूम रहे थे। किताब कहती है, हंसी को हथियार बनाओ, मीम्स याद है ना? और किताब कहती है, नेताओं को पर्दे के पीछे रखो, मंच जनता को दिखना चाहिए। अब आंकड़ा सुनिए, इस पूरे ट्रेंड की पहुंच 14 करोड़ पार कर गई, और उसमें सीधे राजनीतिक पेच 7% भी नहीं। किताब के 4 नियम आपकी फीड पर चारों हाजिर। और अब वो चाल जिस पर पूरी दूसरी किताब है,
हमारी जुबान में कहूँ तो चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा जाल बुनो कि सरकार जो भी करे हारे। अब इसी जुलाई को देखिए, एक इज्जतदार आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है। सरकार हाथ लगाए तो जालिम, कुछ ना करे तो निकम्मी, और ऊपर से अदालत में अर्जी भी लग चुकी है कि कुछ करो। सिक्का कैसे भी गिरे, हार सरकार की। किताब में इस चाल का नाम छपा है और आपकी फीड पर ये चाल चलकर दिखा दी गई है। अब बात आपकी, क्योंकि इस पूरे खेल में एक किरदार ऐसा है जिसे पता ही नहीं था कि वो किरदार है, वो आप हैं। जुलाई में एक अकाउंट ने बड़ी कड़वी बात लिखी थी। लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन जेनजी, यू बिकेम बकरा। शब्द उसके हैं, नाम और तारीख के साथ स्क्रीन पर हैं। कड़वा लगा? मुझे भी लगा। तो चलिए कड़वाहट छोड़िए, आंकड़े देखिए और खुद तय कीजिए। भीड़ कैसे बढ़ती है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। असली फॉलोअर्स ऐसे ही आते हैं, धीरे धीरे, सालों में। अब ये घड़ा देखिए, धरने वाली संस्था के इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में 69 लाख फॉलोअर्स बढ़े। फिर से सुनिए, 69 लाख फॉलोअर सिर्फ एक दिन में या 24 घंटे में। और जो नाम हमने जांचे उनमें से करीब आधे मशीन के बनाए जैसे, और नए फॉलोअर्स में एरिट्रिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के झुंड। एक मुंबई की संस्था के लिए घड़े रातों रात नहीं भरते, टैंकर भरते हैं। और किराए की तालियों का एक ही काम होता है, कितनी जोर से बजें कि असली लोग भी अंदर चले आए। अब एक इंसान की रफ्तार देखिए। इस आंदोलन का एक जाना पहचाना चेहरा है अभिजीत दिपके। सिर्फ 48 घंटों में हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इस एक बंदे ने 4 काम किए। पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी पोस्ट इसी की, 4 अलग अलग न्यूज पेजों में बतौर सोर्स इसी का नाम। हाई कोर्ट में अर्जी लगाने वाला यही, और संसद मार्च का ऐलान करने वाला यही। एक आदमी 2 दिन 4 मोर्चे। अब या तो ये बंदा सुपरमैन है या इसके पीछे पूरा इंतजाम है। दोनों में से जो भी सच हो, जानने लायक तो है। और वो वामपंथी छात्र संगठन वाला पोस्टर जिस पर समाजवादी शिक्षा की मांगे छपी थी और लिखा था जंतर मंतर आओ, वो पोस्टर मिला किन पेजों पर? जो कल तक मेकअप सिखा रहे थे, जो कल तक पैसा बचाना सिखा रहे थे। पोस्टर एक जगह से बना, हाथ एजेंसी से आए। और आखिर में एक छोटी सी टेक्निकल बात जो बहुत आसान है और यही सबसे ठोस निशानी भी है। 15 जुलाई वाले बंद की सबसे पहली पोस्ट एक वकील साहब के अकाउंट से निकली जो कांग्रेस के ऑनलाइन घेरे में सक्रिय हैं। वक्त दर्ज है दोपहर 12:13 41 और ठीक 5 सेकंड बाद हूबहू वही पोस्टर उनके फेसबुक पेज पर भी। 5 सेकंड। इंसान के हाथ इतनी तेज नहीं चलते, ये कंप्यूटर का काम है जिसमें पोस्ट पहले से तैयार रख के वक्त सेट कर दिया जाता है। मतलब बंद गुस्से में नहीं फूटा था, प्लान करके छोड़ा गया था। अब वो बात जो इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है, और इसे मैं धीरे कहूँगी। 1 मिनट के लिए सारे ग्राफ भूल जाइए। अपनी जान पहचान का कोई एक घर याद कीजिए। वो फीस जो भैंस बेचकर भरी गई थी, वो माँ जो रिजल्ट वाले दिन व्रत रखती है, वो लड़का जिसने वो पेपर पास किया जो बाद में लीक निकला और जो अब अपनी ही मार्कशीट से नज़र नहीं मिला पाता। 23 लाख परिवारों ने वो परीक्षा दी थी। उन घरों का दर्द असली है, पेपर लीक असली है। कुछ बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं और कोई राजनीति उन्हें लौटा नहीं सकती। ये गम किसी फैक्ट्री में नहीं बना। एक बार और कह देती हूँ ताकि कोई गलत फहमी न रहे, ये गम किसी फैक्ट्री में नहीं बना, लेकिन बारिश असली थी और बादल किसी ने सीप किए। उस असली दर्द की कीमत रील के हिसाब से लगी, उस पर एक जैसे बैज चिपके। उसे एजेंसी से गुजारा गया और कैलेंडर पर उसकी तारीख ठीक संसद के सत्र के सामने रखी गई। दर्द गढ़ना छोटा जुर्म होता, यहाँ उससे बड़ा हुआ। आपके दर्द की फसल काटी गई और बीज आपका ही था। और यहाँ आकर मैं अपनी सारी होशियारी किनारे रख देती हूँ। सोनम वांगचुक, लद्दाख के इंजीनियर, पहाड़ों के स्कूल वाले, वो आदमी जिसे इस देश ने दशकों से इज्जत दी है, कई दिनों से भूखे हैं। वो इस कहानी के किरदार नहीं हैं और मैं उन्हें किरदार बनाऊंगी भी नहीं। उनकी मांगे असली संस्थाओं से असली जवाब मांगती है। उनका शरीर सिर्फ उनका है। अगला 1.5 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि उस टेंट के पास पहुंचकर बोलना भी बदतमीजी है। अब कहानी के आखिरी सिरे पर चलते हैं और ये सिरा शब्दों का है। सितंबर 2025 याद कीजिए,
पड़ोस के नेपाल में नौजवानों के प्रदर्शनों ने सरकार गिरा दी थी। दुनिया ने उन्हें जेनजी आंदोलन कहा। आपके टीवी पर वहां की जलती हुई इमारतें चल रही थी। ठीक उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट डाली, पूरे शब्द स्क्रीन पर हैं, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी रोकेगी। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और हरियाणा वाले बयान में उन्होंने ये भी कहा कि जेनजी ये काम पीसफुली कर सकती है, शांति से। वो शब्द भी स्क्रीन पर है क्योंकि हम आधा कोट नहीं करते। फिर उन्हीं के पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने खुद गिनती लिख दी। श्रीलंका 2023, बांग्लादेश 2024, नेपाल 2025 और बड़े अक्षरों में जोड़ा, अब जेनजी को हकदारी बर्दाश्त नहीं। पहले शब्द आया, फिर 10 महीने बाद जंतर मंतर भरने लगा। जेनजी उनका चुना हुआ शब्द है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ, मतलब आप निकालिए। और अब तारीखों का पूरा हिसाब। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यहाँ चढ़ती है, क्योंकि हांडी हर बार नहीं होती है, चूल्हा वही रहता है। 2015 अवार्ड वापसी का मौसम, 2019 की सर्दी, एक कानून, महीनों का धरना, 2020 दिल्ली की सरहदों पर पूरा साल, और 2026 6 हफ्तों में 3 लहरें, एक बंद जो पहले से सेट की हुई पोस्ट से निकला, एक भूख हड़ताल का ट्रेंड जो 2 दिन में 4 सीढ़ियां चढ़ गया, और एक मार्च जो दूतावास के जलसे के 2 दिन के अंदर बुला लिया गया। जगह वही, शब्द वही, तरीका वही, बस हर बार 2 लहरों के बीच का फासला छोटा। इसीलिए 20 जुलाई इस फिल्म की मंजिल नहीं है, वो बस पुरानी कॉपी का सबसे नया पन्ना है। उस दिन कुछ बड़ा हो या कुछ भी ना हो, हिसाब वहीं का वहीं रहेगा। और रफ्तार पर गौर कीजिए, जमा हुआ खिलाड़ी हड़बड़ी नहीं करता। एक दिन में 69 लाख फॉलोअर्स खरीदना हड़बड़ी है, 2 दिन में मार्च बुला लेना हड़बड़ी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, और हड़बड़ी की वजह आप जानते हैं। 2014 से हर बड़ी बाजी का नतीजा एक ही रहा है, जो जीत नहीं पा रहे वो और जोर से और जल्दी जल्दी खेल रहे हैं। शुरू में मैंने एक वादा किया था कि किसी एक मास्टरमाइंड का नाम नहीं लूंगी। वादा निभाया, और वजह अब आप खुद समझ चुके हैं। मास्टरमाइंड की ज़रूरत ही नहीं थी। मॉस्को की फाइलें अपनी वजह से लिखी गईं, एम्बेसडर की किताब अपनी वजह से, बीजिंग का समझौता अपनी वजह से, म्यूनिक का बयान अपनी वजह से, बेलग्रेड का स्कूल अपनी वजह से, और परछाई सबकी एक ही देश की टाइमलाइन पर पड़ी। 70 साल पहले भी यही हुआ था। फ़र्क बस इतना है, तब सच हमें दशकों बाद मिला, किसी की नकल की हुई फाइलों से, किसी की बुढ़ापे में लिखी किताब से। और इस बार हर कागज़ अभी आज आपकी स्क्रीन पर है, दूध का दूध, पानी का पानी, लाइव। तो सवाल बस एक बचता है, और वो मेरा नहीं, आपका है। ये देश खेलने की चीज़ है या खेलने वाला? और जाते जाते वो एक काम जिसके लिए ये पूरी फिल्म बनी, वो कोटा वाला लड़का याद है? रात के 1 बजे चौथी चाय, उस तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, बिल्कुल सही से हुआ है। लीक हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा से हुआ, और बच्चों को कुल 1.36 लाख सीट उपलब्ध की गई हैं। और अब उम्मीद है कि कभी पेपर लीक होगा भी नहीं।